और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी भी हमारे बीच आ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में हम उनके साथ भी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य का जिम्मा ये संभाल रहे हैं और चिकित्सा सेवा को मजबूती दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हमारे बीच आ चुके हैं, तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। स्वास्थ्य का जिम्मा ये संभाल रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार उत्तर प्रदेश नए आयाम गढ़ रहा है और खासतौर पर अभी महाकुंभ में भी आपने देखा 24-24 घंटे लगातार सेवाएं दी गई चिकित्सकों की तरफ से, नर्सेज की तरफ से, और उनकी भी हौसला अफजाई जो है लगातार उप मुख्यमंत्री की तरफ से की जाती रही। हमने देखा कि कैसे कार्य योजना तैयार करनी है, कैसे उसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारा काम जो है किया गया। निःशुल्क चिकित्सा सुविधा कैसे आम लोगों तक पहुंचे, न सिर्फ शहरों तक बल्कि गांव तक भी लोगों को चिकित्सा सुविधा मिल सके, यही कोशिश है सरकार की। और इसके लिए लगातार हम देख रहे हैं कि जगह जगह एम्स खोले जा रहे हैं, जगह जगह अस्पताल खोले जा रहे हैं। कोई भी मरीज ऐसा ना हो जिसे इलाज ना मिल सके, यही कोशिश है सरकार की। तो इस पर लगातार काम चल रहा है और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकार की। आयुष्मान योजना जिसके जरिए बुजुर्गों को लाभ मिल रहा है और एक कार्ड के जरिए आप आराम से ट्रीटमेंट पूरा ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी नई पहल भी की गई है, नौकरियां जो हैं वो दी जा रही हैं, रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं और कैसे चिकित्सा को शिक्षा से जोड़ना है, रोजगार से जोड़ना है, इस पर लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है और जिसमें एक बड़ी रीढ़ जो है चिकित्सा को माना जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी लगातार हम काम कर रहे हैं और अब तो ये हो गया है कि छोटे छोटे कस्बों में भी, छोटे छोटे जिलों में भी अस्पताल खुल रहे हैं, लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं। अभी तक जो स्मार्ट सिटीज है वहां जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके जिले में ही आपको तमाम सुविधाएं मिल रही हैं ताकि सही समय पर लोगों का सही इलाज हो सके। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हमारे बीच डिप्टी सीएम आ चुके हैं ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश पाठक जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि सर प्लीज आप मंच पर आएं और हमारे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एडिटर रमेश चंद्रा सर से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी प्लीज मंच पर आएं और उनका स्वागत करें। बुके प्लीज लाइएगा। तालियों के साथ स्वागत कीजिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का। अब हम पैनल को आगे बढ़ाते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर प्लीज आप पैनल को आगे बढ़ाएं और मेरे सहयोगी कुंदन, ओवर टू यू। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास कार्यक्रम ब्रांड मेकर्स ऑफ यूपी में हम आदरणीय डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रांड की और ब्रांड मेकर्स की। ब्रांड यूपी की और ब्रांड मेकर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। इन्होंने जिन सेक्टर में इनको जिम्मेदारी दी गई काम करने की, चाहे हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे चुनावों से संबंधित चुनौतियों के बारे में हो, हर जगह इन्होंने अपनी कामयाबी का, अपने सफल मैनेजमेंट का, अपनी रणनीति का परचम फहराया। यूपी कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है। जो यूपी कभी बीमारू प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज हर जगह कुंभ की चर्चा है, महाकुंभ की चर्चा है। और जितने स्टेट हैं जो कभी बीमारू स्टेट कहे जाते थे, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी निगाहों से या बहुत अच्छे तरीके से यूपी को नहीं देखा जाता था, अब दूसरे स्टेट्स में होड़ मची हुई है कि वो ब्रांड यूपी को फॉलो करे। बात बुलडोज़र की हो, बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, बात हेल्थ की हो, बात इन्वेस्टमेंट की हो, बात एक्सप्रेसवे की हो, हर मामले में यूपी अव्वल है, यूपी नंबर 1 है। तो सबसे पहला सवाल आदरणीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से है। अभी जस्ट कुछ दिन पहले सनातन का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा आयोजन महाकुंभ संपन्न हुआ। सरकार
दावा कर रही थी कि 45 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन आए 66 करोड़। तो ये सनातन का सबसे बड़ा समागम, सबसे बड़ा अमृत स्नान, सबसे बड़ा जमावड़ा, आस्था, अर्थव्यवस्था, सबका समागम, ये कैसे मुमकिन हुआ? इसके पीछे कौन लोग थे, क्या रणनीति रही, और इस कामयाबी को आप किस तरीके से देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 में जब देश में सरकार बनी, पूरे देश में इस बात का जनचर्चा बनी कि आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है, उसको महत्व मिलना प्रारंभ हुआ। 2014 से पहले जो भी सरकारें थीं वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मंदिर का नाम, हमारी सांस्कृतिक विरासत का जो परंपराएं थीं उनको आगे बढ़ाने के बजाय उनको इतिहास के पन्नों में दफन किया जा रहा था। माननीय मोदी जी ने जब देश की कमान अपने हाथों में संभाली तो आप देखिए देश के पैमाने पर जो सनातन संस्कृति के आस्था के केंद्र बिंदु रहे हैं, चाहे बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, हम कह सकते हैं बाबा काशी विश्वनाथ के मंदिर का कॉरिडोर लगभग 300 वर्षों के बाद, रानी अहिल्याबाई के बाद, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में हुआ है। इससे पहले बाबा विश्वनाथ की चिंता किसी भी सरकार ने नहीं की। उज्जैन में महाकाल के मंदिर का कॉरिडोर आपने देखा होगा, पूरी दुनिया वहां बाबा के दर्शन करने के लिए आ रही है और अद्भुत नजारा होता है। बाबा केदारनाथ के मंदिर की भी चर्चा करना चाहूंगा। त्रासदी के बाद जिस ढंग से पुनर्स्थापन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ, देश के जितने भी हमारे सांस्कृतिक और सांस्कृतिक हमारे जो इतिहास के बिंदु हैं, जिनमें लोगों की आस्था है, उनका सिर्फ पुनरुद्धार ही नहीं हुआ, भारत की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को भी चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। नमामि गंगे का गठन हुआ। इससे पहले नमामि गंगे विभाग के बारे में चर्चा ही नहीं होती थी। मां गंगा की सफाई के अभियान चले और व्यवस्थित ढंग से चले। आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 के बाद से अपनी संस्कृति को धरातल पर जन जन तक पहुंचाने के लिए लोगों की भावनाओं के अनुरूप, ऐसा नहीं थोपा नहीं किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप हमारी सरकार काम कर रही है। आप काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर के अलावा मां विंध्यवासिनी के दरबार को भी व्यवस्थित ढंग से सजाया और संवारा जा रहा है, वहां भी कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। पास में नैमिषारण्य है, वहां के लिए भी बड़ी योजना बनाई गई है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण माननीय मोदी जी की अगुवाई में दुनिया ने नजारा देखा 22 जनवरी को जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया था। प्रयागराज में महाकुंभ की जब चर्चा चली, तरह तरह के कयास लोग लगा रहे थे और पिछली बार जब कुंभ हुआ था उस समय से ही प्रयागराज को सजाने संवारने का काम शुरू हुआ था। बजट के माध्यम से जब पहले प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, कनेक्टिविटी बढ़ाई गई, प्रयागराज जाने वाले जो भी मार्ग हैं उनका चौड़ीकरण हुआ, विस्तारीकरण हुआ, शहर को सजाया संवारा गया, फ्लाईओवर्स बनाए गए, एयरपोर्ट को आधुनिक बनाया गया, रेलवे स्टेशन को अत्याधुनिक बनाया गया। आप देख रहे होंगे कि प्रयागराज आज भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनकर के उभरा है। और ऐसा नहीं, इतिहास में प्रयागराज को हम प्रयागराज क्यों कहते हैं कि सब तीर्थ घूम आएंगे और प्रयागराज आ जाएंगे, तो इसलिए धर्म की नगरी को, प्रयागराज को तीर्थों का राजा कहा गया है। लेकिन इसको भी इन लोगों ने भूला ही नहीं, बिसारने का काम किया था जो सरकारें देश में पहले काम कर रही थी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के बाद दुनिया ने सनातन की ताकत को समझा। एक विहंगम दृश्य, एक अद्भुत अविस्मरणीय दृश्य
हम कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी आंखों से देखा, ऐसा भी हो सकता है। लोग उम्मीद करते थे कि तरह तरह की बातें, जब महाकुंभ प्रारंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी के मुखिया को ट्वीट करने में देर नहीं लगी, कहने में देर नहीं लगी कि ट्रेनें खाली आ रही, महाकुंभ फ्लॉप हो गया। अरे आपको क्या मतलब है? आप जरा ये कह के दिखाओ कि मक्का मदीना में हज फ्लॉप हो गया। हिम्मत नहीं है। ये तुष्टीकरण, वोट की पॉलिटिक्स करते हैं। इनको भारत की संस्कृति से, सनातन संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, और जब भी अवसर मिलेगा हमले करते हैं। जब 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु महाकुंभ में संगम तट पर, त्रिवेणी तट पर स्नान करने के लिए पहुंचे, अद्भुत विहंगम नजारा था, और हम कह सकते हैं यह भारत की संस्कृति का चरमोत्कर्ष है। मैं इसी पे आना चाहता था कि आपने अयोध्या की चर्चा की, मथुरा की चर्चा की, काशी की चर्चा की, उज्जैन के महाकाल की चर्चा की, केदारनाथ की चर्चा की, तो क्या ये सनातन का स्वर्ण काल है? स्वर्ण काल इसलिए भी मैं कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सहित जितने भी राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, वहां सनातन का यह स्वर्णिम काल है, और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल रहा है। हम कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की पीड़ा क्या है कि प्रतिदिन पश्चिम बंगाल से लाखों लोग महाकुंभ पहुंच रहे थे। उनकी पीड़ा यह थी कि पश्चिम बंगाल के लोगों में भी परिवर्तन आ रहा है। और मैं इस बात को, मैं आपको भी पता है, पूरा देश जानता है, पश्चिम बंगाल भारत की सांस्कृतिक राजधानी रही है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत की संस्कृति का अलग बिगुल वहीं से फूंकने का काम किया था, अलग जगाने का काम किया था। स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस। पश्चिम बंगाल की धरा भारत की संस्कृति की जननी रही है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने वाली धरती रही है। लेकिन ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति ने उसको भी भूलने का काम किया था, बिसारने का काम किया था, केवल वोट की पॉलिटिक्स के लिए कि हमें वोट मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वोट की पॉलिटिक्स नहीं करती, भारत की सनातन संस्कृति को जीवंत रखने के लिए काम कर रही है। मैं एक चीज और जानना चाहता हूं। सर ने जैसा कहा कि 45 करोड़ आप लोग अनुमान लगा रहे थे, इससे 21 करोड़ लोग ज्यादा आ गए। इसमें एक्स फैक्टर क्या रहा? चूंकि आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र किया, तो गंगा सागर में भी धार्मिक आयोजन होते हैं, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती, वहां पर लोग बहुत कम जाते हैं। क्या है कि हमारी सरकार ने, माननीय योगी जी के नेतृत्व में, हम जन जन तक गए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, हेल्थ सर्विसेज को बेहतर करने का काम किया, वहाँ कनेक्टिविटी को हमने बढ़ाया, चाहे एयर ट्रैफिक हो, रेल का ट्रैफिक हो, बाई रोड का ट्रैफिक हो, सभी को दुरुस्त करने के बाद इंटायर कंट्री में हम सभी महत्वपूर्ण लोगों को हमने संपर्क किया। हमारे चीफ मिनिस्टर्स, महामहिम राज्यपाल महोदय या अन्य महत्वपूर्ण लोग थे, सेलिब्रिटीज थे, जिनके पीछे जनता खड़ी रहती है, उनको हमने संपर्क किया और हमारे अनुरोध को लोगों ने स्वीकार किया। मुझे कहने में आज गर्व हो रहा है कि आज पूरे देश का हर सनातनी महाकुंभ में आया, और जो नहीं आ पाया उसने एन केन प्रकार ने अपने आप को महाकुंभ से, प्रयागराज से जोड़ने का काम किया। एक और खास बात यह है कि ये आस्था का अर्थव्यवस्था से ये जो रिश्ता है, ये इतना साफ कभी नहीं था जो इस बार हुआ। असल कैलकुलेशन सबको आता था, कोई कहता नहीं था। जब 66 करोड़ लोग आएंगे तो वहाँ पानी भी पिएंगे, चाय भी पिएंगे, स्नान के लिए साबुन भी चाहिए होगा, दांत साफ करने के लिए मंजन भी खरीदेंगे, कमरा भी किराए पर चाहिए होगा, और इसके बाद भोजन भी करेंगे, पूड़ी भी खाएंगे, कचौड़ी भी खाएंगे, सतुआ भी खाएंगे, खिचड़ी भी खाएंगे। तो जो खाद्यान्न बेचने वाले लोग हैं, जो अन्य दैनिक नित्य उपयोग आने वाली वस्तुएं जो लोग बेचते हैं, जो छोटे शॉपकीपर्स हैं, इसके अलावा जो होटल मार्केट है, आप ताजुब करेंगे, होटल मार्केट में तो कोई जगह थी नहीं। प्रयागराज के स्थानीय लोगों ने हृदय खोल करके अपने घर खोल दिए। हर प्रयागराज वासी ने अपने घरों में अतिथियों को ठहराने का काम किया, और जो जैसा कर सकता था, कुछ ने पेड किया, कुछ ने स्वतः अपनी स्वेच्छता से अपने घर में लोगों को रोका, भोजन उपलब्ध कराया, लोगों की सेवा की। और जब एक अवसर आया कि प्रयागराज में इतना बड़ा हुजूम इकट्ठा हो गया कि किसी की बस की बात नहीं थी, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने, जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि आपको आगे बढ़कर के काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आने वाली जाने वाली सभी सड़कों पर कैंप लगा करके महाकुंभ के श्रद्धालुओं को भोजन करा रहे थे, उनके पांव पखार रहे थे।
अद्भुत भारत की संस्कृति का नजारा देश की दुनिया की जनता ने देखा है। आपने संस्कृति की चर्चा की, इसमें जब थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी, लोग कहीं कहीं फंस गए थे इतनी भीड़ की वजह से, तो कई जगह से ये खबर आई कि जो हमारी गंगा जमुनी की तहजीब है कि मुस्लिम बंधुओं ने भी अपने अपने घरों में जगह दी, अपनी तरीके से राशन पानी की व्यवस्था की, तो उसको आप किस तरीके से या मैं अच्छा मानता हूं माननीय मोदी जी का यही परिकल्पना है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की जितनी भी नीतियां हैं आप उठा करके देखेंगे, सभी में गरीबों को पक्का मकान मिला है, तो उसमें हमारे मुस्लिम समाज के भाई भी हैं, सिख समाज के भाई भी हैं। सभी लोगों को समाहित करने का काम माननीय मोदी जी की जो हमारी गरीब कल्याण योजनाएं हैं उनको लेकर के किया है, और इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अच्छी बात है। सबको साथ मिलकर के अपनी देश की संस्कृति को बचाना है। एक मैं वाकया आपको याद दिला दूं, आप इतिहास के पन्ने अगर पलटेंगे, पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, इंडोनेशिया गए। इंडोनेशिया में वहां के राष्ट्राध्यक्ष ने उन्हें बताया कि यहां हर गली में, हर मोहल्ले में रामलीला खेली जाती है। रामलीला देखने के लिए गए तो उन्होंने कलाकारों के नाम पूछे, कलाकार भी मुस्लिम थे, देखने वाले भी मुस्लिम थे। तो आदरणीय अटल जी ने, पूज्य अटल जी ने वहां के लोगों से पूछा कि आप तो मुस्लिम कंट्री हो, आप राम की लीला कैसे खेलते हो, कैसे देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने उपासना पद्धति बदली है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला, हम पूर्वज कभी नहीं बदल सकते। आप इतिहास के पन्ने उठा करके देखेंगे, भारत की संस्कृति पर जो हमले हुए हैं, मुगल शासकों ने भारत में शासन के दौरान बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया था। कई राजा तो ऐसे हुए, 5 मन जनेऊ जब तक उनके सामने नहीं आ जाता था, उसे आग नहीं लगाते थे, तब तक वो खाना नहीं खाते थे। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करना चाहूंगा, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने भारत की संस्कृति को अक्षुण्ण रखा, हमारे वेद पुराण उपनिषद आने वाली पीढ़ी को याद कराया। आज हम कह सकते हैं कि भारत की संस्कृति को कोई भी माई का लाल टच नहीं कर पाया। हमारी संस्कृति अक्षुण्ण है और उसमें कहीं भी कोई दाग लगने नहीं पाया। आपने इतिहास के पन्नों की बात की, तो कि ये इतिहास के पन्नों को इतने पीछे तक पलटना कहां तक उचित है? खासकर ऐसे पन्ने पलटने से जहां आपसी सद्भाव, सहभागिता, किसी भी समाज को मैं किसी भी समाज को रिपीट करता हूं, किसी भी समाज को अपने इतिहास पर, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व होना चाहिए। और इतिहास हमें सीख देता है, सीख हमें प्रेरणा देती है, और प्रेरणा से हमें काम करने की ताकत मिलती है। आप लोग महाकुंभ को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए थे, लेकिन एक वर्ग ऐसा था जो वहां की कमियों को उजागर कर रहा था। चाहे महाकुंभ शुरुआत होने से पहले पांटून पुल की व्यवस्था की बात हो, पांटून पुल तैयार नहीं है, ध्वस्त हो जा रहे हैं, इस तरह की बातें कही गई, भीड़ और अव्यवस्था की बात हो रही थी। आपने महत्वपूर्ण हस्तियों को निमंत्रण देने की बात की, उस पर भी सवाल उठाए गए। तो क्या इन लोगों की वजह से भी ऐसा लगता है आपको कि माउथ टू माउथ बहुत अच्छी पब्लिसिटी हुई? आप जानते हैं कि जब भी कोई शुभ काम होता है, ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो दानव दैत्य आकर के उसमें मांस के टुकड़े डालते थे, मदिरा डालते थे। भगवान राम को इसीलिए जंगल में जाना पड़ा। गुरु वशिष्ठ ने उनको कमान सौंपी कि राक्षसों का अंत जंगल से होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि हमारे लोगों के, आपके सोसाइटी में, समाज में, जब घर में कोई शादी होती है तो कोई ना कोई आपका जो बहुत प्रिय दोस्त होता है वो 25 कमी आपके होने वाले दामाद के बारे में, लड़के के बारे में निकालेगा कि रंग काला है, जोड़ नहीं मिला है, तरह तरह की बातें होती रहती हैं। और हर समय ऐसा हुआ है, और इन लोगों को समाज कभी स्वीकार नहीं करता। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा अपने पूर्वजों को, तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी ने लिखा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो ऐसे लोगों की भी सूचनाएं हमें ग्राह्य होती हैं, उनके आधार पर हम अच्छा काम कर पाते हैं। अभी हमारे सहयोगी कुंदन जी ने बात की, उनका इशारा था समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी। उनके साथ आपका सियासी वार पलटवार बड़ा दिलचस्प होता है। वो कुछ बोलते हैं, सबसे पहले उन चीज़ों को काउंटर करने के लिए आप सामने आते हैं, चाहे वो एक्स पे कुछ लिखते हो उसका जवाब आप देते हैं, चाहे कोई बाइट के ज़रिए या इंटरव्यू के ज़रिए।
तो वो जब जगह जगह या हर चीज में जो सवाल उठाते रहते हैं, वो लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है, या कितना सही, कितना सच, या फिर सियासी शिगुफेबाजी है? देखिए, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है उसका मैं सही से पालन करूं। प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के प्रति जिम्मेदारी के साथ मैं उनके साथ सुख दुख में खड़ा रहूं। और जिन लोगों ने प्रारंभ काल से ही राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए की है, जुगाड़ की पॉलिटिक्स की है, जाति और धर्म के आधार पर लोगों को जोड़ा है, ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश कभी स्वीकार नहीं करेगा। आप जानते हैं, मैं तो अल्पसंख्यक समाज से कहना चाहता हूं आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जिस दिन समाजवादी पार्टी को आपने छोड़ दिया, समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी, कोई उसे पूछने वाला नहीं होगा। सनातन के इस स्वर्ण काल से जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया कर रही है, क्या इससे 27 का रास्ता तैयार हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए काम नहीं करती। हम पूरे 5 वर्ष 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहकर उनके सुख दुख में रहते हैं। कोरोना महामारी का काल देश की जनता ने, प्रदेश जनता ने देखा है। जब कोरोना महामारी की विपत्ति आई थी तो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, चाहे जितने भी क्षेत्रीय दल हों, सब बिलों में घुस करके अपनी जान बचा रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का देवकुल कार्यकर्ता सड़कों पर निकल करके लोगों के नंगे पैरों में चप्पल और भोजन उपलब्ध करा रहा था। आप अपना फुटेज निकाल करके देखिए। विधानसभा की 10 सीटों पे चुनाव हुआ, 7 में आपने जीत हासिल की। तो जो लोकसभा चुनाव के दरमियान जो झटके लगे थे, जो थोड़ी बहुत क्षति हुई थी, कमबैक है। ये लोकतंत्र में रमेश जी हमेशा होता रहता है। हमारी विचारधारा, हमारा स्टैंड कभी नहीं बदलता। उत्तर प्रदेश की जनता ने, समाजवादी पार्टी इंडी गठबंधन ने जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास किया था, याद है आपको राहुल गांधी जी क्या कहे थे? राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के लोग 8,000 रुपया महिलाओं के खाते में भेज रहे थे, फार्म भरवा लिए, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में लाइन लग गई चुनाव के बाद। फिर क्या हुआ? क्या बोले थे? फटाफट सटासट खटाखट खाते में रुपया आएगा। कहां गया रुपया? ये सब फर्जी बातें करते हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स करते हैं, केवल सत्ता के लिए राजनीति करते हैं। इनके मुंह में चांदी का चम्मच है। जब से पैदा हुए इनको धरातल पर पता ही नहीं कि ब्रेड और रोटी में अंतर क्या होता है। इन्होंने गरीबी को किताबों में पढ़ा है, गरीबी को महसूस नहीं किया। मैं किसान का बेटा हूं, मैं समझता हूं कि फटे पैर में बीमारी क्या होती है, पेट की भूख क्या होती है, जाड़े में ठिठुरती माँ कैसे अपने बच्चे को गीली दरी पर बचा करके सूखे में लिटाती है, खुद गीले में लिटाती है। मैंने खुद अपने को उन व्यवस्थाओं में जीते हुए पाया है अपनी पूरी जिंदगी में। इन लोगों को पता नहीं है कि उत्तर प्रदेश देश में गरीबी क्या है और कैसे मोदी जी देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। ये सब किताबें, कहानियों में मुंशी प्रेमचंद की नमक की दरोगा हो या अन्य किताबें हों, उनको पढ़ करके गरीबी सीखे हैं। इनको गरीबी के बारे में, देश की, प्रदेश की जनता के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। रजनीश, ये तमाम सवालों पर बात होगी, लेकिन चूंकि आपने अपनी कहानी बयां की, इस पर मेरा एक सवाल है कि सबसे इजीली अवेलेबल कोई नेता कहा जाता है तो वो ब्रजेश पाठक का नाम आता है, कि कार्यकर्ता हो, आम आदमी हो, वो आप तक आराम से पहुंच सकता है। इसके पीछे की यही वजह है जो आप बता रहे हैं, अर्श से फर्श से अर्श की जो कहानी है, ये वजह है। मैं अपने सभी सहयोगियों से अपील करता हूं, हम लोगों को अपने ऊपर कुर्सी हावी नहीं होने देना है। हम जिस ढंग से ठोकर खा के यहां तक आए हैं, अगर हमारी स्पीड आप देखेंगे तो चींटी की तरह स्पीड है। चींटी पहाड़ पर चढ़ जाती है, ऐसा लोगों ने कहा है और लोगों ने महसूस भी किया है। तो मैं छात्र संघ का रिप्रेजेंटेटिव था, जो फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव था, फिर मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का उपाध्यक्ष बना, फिर मैं अध्यक्ष बना, फिर 2004 में एमपी बना, फिर मैं राज्यसभा गया, फिर मैं विधानसभा गया, लॉ मिनिस्टर था, अब मैं डिप्टी सीएम हूं। तो हमको सत्ता किसी ने थाली में परोस करके अपने पिताजी के कारण नहीं दी है। हमने लोगों की सेवा की है और हमारा ध्येय रहा है कि हम गरीबों की सेवा करें, वंचितों की सेवा करें, पीड़ितों की सेवा करें और हम सबके साथ खड़े हों। आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करिए, हमने जाति धर्म के आधार पर विभेद नहीं किया है। चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, हम सबके साथ मिलकर के सभी त्योहारों को मनाते हैं। और उत्तर प्रदेश राज्य में समरसता के आधार पर एक लोकप्रिय सरकार चल रही है, जो लोगों का आशीर्वाद लगातार पा रही है।
आप सबसे ज़्यादा एक्टिव मिनिस्टर भी माने जाते हैं। आप एक ही दिन में कहीं किसी सार्वजनिक समारोह में नज़र आते हैं तो अगले ही पल आप कहीं औचक निरीक्षण करते हुए भी दिखते हैं। तो महाकुंभ से ही हम कनेक्ट करते हैं आपके डिपार्टमेंट को। आपके डिपार्टमेंट की भी, वहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की भी बहुत शानदार भूमिका रही। और सच पूछा जाए तो महाकुंभ अभी शुरू भी नहीं हुआ था और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो स्पेशल कैंप लगे थे वहाँ बच्चों के किलकारी गूंजने की खबर आई थी। तो काफ़ी अच्छी, सब लोग काफ़ी अच्छी लोगों ने तारीफ की। वहाँ की जो भी मेडिकल सुविधाएं थी, आप लोगों ने एक स्पेशल चिप डेवलप किया था, जो हार्ट पेशेंट थे उनकी मॉनिटरिंग आप लोग कर रहे थे। ये जो थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है स्टैम्पेड वगैरह, उस समय भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की भूमिका थी उसकी सराहना सब जगह हुई। तो इसके लिए किस तरीके की रणनीति या फिर किस तरह की प्लानिंग थी? महाकुंभ की तैयारी के पहले ही हमने अच्छे चिकित्सकों को चिन्हित किया, पैरामेडिकल नर्सेज को चिन्हित किया, फिर हॉस्पिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए एजेंसीज का जब चयन हो रहा था तो हमने कहा था गुणवत्ता परक अच्छे चिकित्सकों के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर होना चाहिए। तो वहाँ आप जाते, हमारे टेम्पररी हॉस्पिटल में ऐसे ही दीवारें थीं, हमने नए बेड खरीदे थे, नए एक्सरे मशीन थे, अल्ट्रासाउंड मशीनें थीं, इवन देन सारी आईसीयू की सुविधाएं हमने लगाई थीं। और हर सेक्टर में एक हॉस्पिटल, 100 बेड का एक केंद्रीय अस्पताल, अरेल और दूसरी तरफ दोनों प्रवेश द्वारों पर 25-25 बेड के अस्पताल, 7 रिवर एम्बुलेंस, 125 एम्बुलेंस, 1 एयर एम्बुलेंस, हर स्थिति से निपटने के लिए हमारा विभाग तैयार था। मुझे बताने में प्रसन्नता है कि 1 दर्जन से अधिक शिशुओं ने महाकुंभ के हमारे अस्पताल में जन्म लिया। पहली बेटी का नाम गंगा रखा गया, दूसरे पुत्र का नाम कुंभ रखा गया। ऐसे धीरे धीरे नामकरण होता रहा और मुझे कहने में गर्व की अनुभूति है कि माँ गंगा की गोद में हमारे रहने वाले ने जन्म लिया है। जिस बच्चे का जन्म महाकुंभ नगर में हुआ है, अवश्य वो देश दुनिया में भारत की संस्कृति का, भारत का नाम रोशन करेगा, माँ भारती के झंडे को लेकर के चलेगा, ऐसा मैं कह सकता हूँ। सबसे बड़ी बात ये थी कि जो हमारे पीड़ित हैं, 50-55 हज़ार की ओपीडी थी हमारे पास। और सबसे बड़ी बात ये थी, हार्ट अटैक के 3 मरीजों को एयर एम्बुलेंस से हमने दिल्ली शिफ्ट किया कि मरीज को हमारे अस्पताल लेकिन जिस कायदे का, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वह नर्सिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, इक्विपमेंट्स होनी चाहिए। जब आप कोई चीज़ नहीं करते हैं तो तरह तरह की बातें होती हैं। कोई तो स्टार्टअप करेगा, धावक अगर शुरू नहीं करेगा मैराथन तो अंत में कैसे पहुंचेगा। हमने शुरुआत की, हम अंत में भी ले जाएंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 वाले मात्र 17 मेडिकल कॉलेज थे, मैं रिकॉर्ड कोट कर रहा हूं। आज हमारे पास 80 से अधिक मेडिकल कॉलेज हैं। 17 से हम 25 मार्च में बैठे हैं। इन 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हेल्थ सेक्टर में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। एमबीबीएस की सीटें लगभग 3 गुनी हुई हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटें एमएसएमडी की लगभग 3 गुनी होने जा रही हैं। नर्सिंग कॉलेजेज बड़ी संख्या में बढ़े हैं, पैरामेडिकल कॉलेजेज हम बढ़ा रहे हैं, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को हम दिन प्रतिदिन स्ट्रेंथन दे रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं। एक और सवाल है, 2027 का जिक्र किया रमेश सर ने। मैं जानना चाहता हूं जो पीडीए का फॉर्मूला है, हालांकि पीडीए में पिछड़ा आपके साथ है, डी में बिखराव है, अभी भी क्या आपके साथ दिखाई देता है उस हिसाब से? भैया, ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, इन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह करने का असफल प्रयास किया है। इनका जो पीडीए है ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है।
आप समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? कौन है बताइए? एक ही परिवार से, महासचिव कौन है? एक ही परिवार से हैं। और प्रमुख महासचिव कौन है? सांसद कौन है? दाएं देखेंगे तो भाभी हैं, बाएं देखेंगे तो भौजाई हैं, सामने देखेंगे तो भतीजा है, पीछे देखेंगे तो पोता है। ये कोई समाजवादी पार्टी है? लोहिया जी स्वर्ग में बैठ करके रो रहे होंगे कि हम ने बेतरतीब करने का काम किया है। वो लोहिया जी जिन्होंने हमेशा परिवार और संपत्ति के एकत्रीकरण पर रोक लगाई है, उनकी जो सिद्धांत थे, उनके जो आचार विचार थे, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम ये आधुनिक समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। इन्हें प्रदेश की जनता कभी माफ नहीं करेगी और लोहिया जी लगातार इनको श्राप दे रहे हैं। अभी कुंदन ने 27 की बात की, चुनाव और सियासत की बात की, तो ये कुंदरकी में ये चमत्कार कैसे हुआ? क्या माना जाए कि अल्पसंख्यक देखिए, समुदाय भी आपके साथ? कुंदरकी के लोग अत्याचारों से तंग आ गए थे। उनका मानना था कि भारतीय जनता पार्टी ही बेहतर सरकार दे रही है और कुंदरकी के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को मत दिया। कुछ दिनों के बाद होली है। होली के पहले अभी आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी बरसाना में हैं। वो भी आप एक सांस्कृतिक उत्थान के तौर पर देख सकते हैं। लोग कनेक्ट हो रहे हैं। मथुरा वृंदावन में भी लोगों की भारी भीड़ हो रही है। तो आप हमारे मंच से होली की शुभकामनाओं के लिए। मैं होली के पावन पर्व पर पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। होली रंगों का त्यौहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्यौहार है। हमारे सोसाइटी में होली एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन छोटे बड़े में सारी दूरियां मिट जाती हैं। वर्ष भर में जो भी मनमुटाव रहा हो, होली के दिन अगर एक दिन भी छोटा बड़ा है तो हम लोग जब आखत डालते हैं, आखत जानते हैं? नहीं जानते। जब होली में हम लोग अग्नि प्रज्वलित करते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं, तो उसमें जौ की बाली को तोड़ तोड़ करके डालते हैं। उसे आखत डालना गांव में कहा जाता है। आखत डालने के बाद अगर एक दिन भी छोटा बड़ा है तो हम हर बड़े का पैर छू करके आशीर्वाद मांगते हैं और वर्ष भर में जो कुछ हुआ है उसकी क्षमा मांगते हैं। होली एक ऐसा त्यौहार है जो एक सड़क पर खड़ा व्यक्ति किसी बड़े आदमी पर रंग डाल सकता है, उसे पोत सकता है ठीक से, और सब हंसी खुशी के साथ होली का पावन पर्व मनाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और आप हमेशा से बहुत कुशल प्रखर वक्ता रहे हैं। लोग आपको सुनते भी हैं और सहेजते भी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद, आभार आपका भी बहुत बहुत।